एक चैप्टर है 5 हेड में से पीजीबीपी, पीजीबीपी प्रॉफिट और गेन फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन। तो जो थर्ड हेड है ना बिजनेस का, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये रहता है, एक सीए मतलब प्रोफेशनल है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से और सीए के पॉइंट ऑफ व्यू से भी सबसे ज़्यादा, क्योंकि सीए बनने के बाद आपके ऑफिस में जो पैसे देने आएगा ना, वो सिर्फ बिजनेसमैन आने वाला है। एम्प्लॉय को तो आधे सीए अपने ऑफिस में नहीं घुसने देते, क्या दिमाग ज़्यादा खाएगा, पैसे कोई देने नहीं इसने, क्या भरना नहीं, हाथ जोड़ देते, कहता रिटर्न ही नहीं भरनी तेरी, क्योंकि उनकी रिटर्न में कुछ होता नहीं है, सारा कुछ रिटर्न में मिलता है, फीस वीस नाम का कुछ नहीं। बिजनेसमैन की टर्नओवर अकॉर्डिंग फीस चलती है, तो बिजनेसमैन के ही डिस्प्यूट होते हैं। जब इनकम टैक्स ऑफिसर केस चेक करता है रिटर्न फाइल होने के बाद, तो बिजनेसमैन ने एक्सपेंडिचर ज़्यादा रखे हैं, कभी कोई स्टॉक अंडर वैल्यू कर रखा है, कभी डेप्रिसिएशन ज़्यादा लगा रखा है, दैट्स वाई उसके प्रॉफिट क्या होते हैं, सप्रेस्ड, कम। तो उसको ठीक करता है ऑफिसर, एक्शन लेता है। तो जब बिजनेस का चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें क्या होगा, बंदे का जो ट्रेडिंग एंड P&L बना होगा तो उसको चेक करना है इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग कितने कितने एक्सपेंडिचर अलाउ हो सकते हैं कि नहीं हो सकते। उनमें से एक एक्सपेंडिचर बड़ा इंपॉर्टेंट है, डेप्रिसिएशन, जो इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग देखना है कितना P&L में आ सकता है। वैसे तो आप एज पर कॉर्पोरेट लॉ या अकाउंटिंग में क्या करते हैं, जैसे वैल्यू लगाई, लाइफ लिखी, उस हिसाब से डेप्रिसिएशन लगा लिया, कभी SLM तो कभी WDV, मन मर्जी यूं डेप्रिसिएशन लगाएंगे तो आदमी अपने हिसाब से अपना टैक्स मैनेज कर लेगा। नहीं, इनकम टैक्स कितना डेप्रिसिएशन अलाउ करेगा, इस पे पूरा एक डिटेल टॉपिक है। मैं वो टॉपिक सेक्शन 32 जनरल सेक्शन है डेप्रिसिएशन का, वो पढ़ने जा रहा हूं। अपन ने मेन चैप्टर बिजनेस में से निकाल के अलग कर लिया डेप्रिसिएशन के प्रोविजन। अक्सर और बुक्स के अंदर तो डेप्रिसिएशन किसके अंदर होता है, बिजनेस के अंदर, और बिजनेस का चैप्टर 100 पेज तक पहुंच जाता है, अगर नोट्स की बात करें बहुत लेंथी हो जाता है। तो अपन ने उसमें से 25-23 पेज निकाल के अलग कर दिए डेप्रिसिएशन। तो उससे समझ आता है कि एक एक्सपेंडिचर जो बिजनेसमैन का है उसको एक अलग चैप्टर की तरह पढ़ रहे हैं, तो इसकी इंपॉर्टेंस का पता लगता है। चलो पहली बात, डेप्रिसिएशन। पावर यूनिट्स जो होते हैं ना, पावर जनरेटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग यूनिट, जो बिजली बनाते और बांटते हैं, उन फैक्ट्रीज, उन कंपनी की बात करें तो उनको ऑप्शन है, ऑप्शन टू चार्ज SLM, और उनको ऑप्शन है वेदर दे कैन फॉलो SLM और WDV, यू हैव टू चेक इट। देखते हैं कौन सा फॉलो करते हैं, दोनों में से कोई भी लगा सकते हैं। लेकिन अदरवाइज जितने भी असेसी हैं, अदरवाइज अदर असेसी जो हैं, जो बिजली बनाने से रिलेटेड नहीं, दे हैव टू WDV ओनली, उनको चॉइस नहीं है SLM लगाने की, यू हैव टू फॉलो WDV मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन। क्लियर। और सेक्शन 32 कहता है डेप्रिसिएशन इज ऑलवेज चार्ज्ड, और कहता है एग्जैक्ट अमाउंट और एप्रोप्रिएट अमाउंट इज टू बी डेबिटेड इन P&L। सही अमाउंट ही P&L में डेबिट होना चाहिए, सही अमाउंट P&L में डेबिट होगा, ना कि अमाउंट कोई कम ज्यादा ना। आप आज डेप्रिसिएशन कम लगा दो, ये भी गलत है। आज कम क्यों लगा रहे होंगे आप, शायद इस साल आपके प्रॉफिट क्या हैं, कम। मान लो आपके प्रॉफिट डेप्रिसिएशन लगाते ही नहीं आप, ताकि आपको लगता है जी इस बार तो मेरे प्रॉफिट वैसे ही क्या 2 लाख रुपए सारे हैं, डेप्रिसिएशन लगाऊंगा और कम हो जाएंगे, टैक्स तो 0 ही है, लगाता ही नहीं मैं डेप्रिसिएशन। नहीं, डेप्रिसिएशन लगाना क्या है, मैंडेटरी लगाना पड़ेगा, और कितना, जितना इनकम टैक्स कहता है उतना, ना उससे कम ना उससे ज्यादा, एग्जैक्ट अमाउंट एज पर इनकम टैक्स आपको डेबिट करना है P&L में। बताया ना क्यों नहीं लगाना चाहता या क्यों कम लगाना चाहता है, क्योंकि उसे लगता है आज प्रॉफिट कम है, डेप्रिसिएशन ना लगाओ, कल को डेप्रिसिएशन ज्यादा लगेगा। मान लो एक सेट 5 लाख की है, उस पर डेप्रिसिएशन की जो परसेंटेज है 10 है, तो आप आज डेप्रिसिएशन नहीं लगाना चाहते, क्योंकि आज आपके प्रॉफिट क्या है, कम। कल को क्या होगा, आप नेक्स्ट ईयर डेप्रिसिएशन कितना लगाएंगे, 5 लाख का 10% कितना लगाएंगे, 50। वैसे कितना लगता अगर आज लगाते तो आप 50 लगा के 450 बचता,
और नेक्स्ट ईयर कितना लगता, नेक्स्ट ईयर आप डेप्रीसिएशन 45,000 लगाएंगे, 450 का 10% 45। इसलिए कई लोग डेप्रीसिएशन लगाना नहीं चाहते, उनको लगता है जी डेप्रीसिएशन हमारे प्रॉफिट ही कम है, क्या फायदा डेप्रीसिएशन लगा के, और कम हो जाएंगे, टैक्स तो जीरो ही है, लगाते नहीं। गलत, डेप्रीसिएशन लगाना मैंडेटरी है और एग्जैक्ट अमाउंट लगाना है। ज़्यादा तो बिल्कुल ही नहीं लगा पाओगे, वो तो टैक्स की चोरी है। इनकम टैक्स ना डेप्रीसिएशन ज़्यादा लगाने देगा ना कम लगाने देगा, ना आपको नो चार्जिंग अलाउ करेगा। डेप्रीसिएशन लगाना है कितना, जितना इनकम टैक्स का रूल है उतना। किस मेथड से, जनरली WDV से। पावर हाउस है, पावर यूनिट है, उनको चॉइस है SLM या WDV, कोई भी फॉलो कर ले। बाकी सब प्रोफेशनल लोग, बिजनेसमैन, मैन्युफैक्चरर, दे हैव टू चार्ज डेप्रीसिएशन बाय मेथड WDV ओनली। आपको WDV से लगाना है। ओके, अब लगाना कितने % है वो भी और कैसे, वो सब देखना है अपने को इस चैप्टर में। जो डेप्रीसिएशन की रेट है ये पूरा नोट्स के अकॉर्डिंग डिटेल में देखेंगे। WDV परसेंटेज ऑफ डेप्रीसिएशन, ये परसेंटेज कितनी है WDV मेथड से। जो बिल्डिंग है, नॉर्मल बिल्डिंग जो है उस पर 10% है। अगर नॉर्मल जैसे कि फैक्ट्री होगी, शॉप होगी, गोडाउन हो गया, ऑफिस हो गया, आम बिजनेस में यूज की बिल्डिंग पे कितना है 10। लेकिन अगर कोई बिल्डिंग रेजिडेंशियल बिल्डिंग है, रेजिडेंशियल बिल्डिंग है तो उस पर कितना 5। रेजिडेंशियल तो प्रोप्राइटर का घर नहीं हो सकता, क्योंकि जो पर्सनल हाउस है उस पर डेप्रीसिएशन लग नहीं सकता। डेप्रीसिएशन तो उन पे लगेगा जो बिजनेस यूज की एसेट्स हैं। तो ये कौन सा है, ये स्टाफ क्वार्टर है। स्टाफ क्वार्टर, जैसे मान लो आप डॉक्टर हैं तो आपने क्या कर रखा है, अपने स्टाफ को घर दे रखा है रहने के लिए, तो वो कम टूटता है रेजिडेंशियल, उस पर कितना डेप्रीसिएशन 5%। लेकिन बाकी सब बिल्डिंग पे कितना है 10। लेकिन कभी कभी ना बिल्डिंग टेम्पररी स्ट्रक्चर टाइप की भी होती हैं। बिल्डिंग टेम्पररी स्ट्रक्चर, ये ऐसा स्ट्रक्चर है जिस दिन तेज हवा हुई तो बिल्डिंग साथ में ही होगी हवा के, ऐसी स्ट्रक्चर, इस पे 40% लगा सकते हैं। जैसे हिली एरिया में नहीं होता कि वो बढ़िया RCC नहीं डालते, क्योंकि वहां लेंटर डल ही नहीं सकता पहाड़ों में। वहां तो यही है कि भाई वो होल किया उसमें, कहीं कोई रॉकी सरफेस है वहां, और उसके ऊपर वुडन का स्ट्रक्चर खड़ा कर दिया हट टाइप, वहां ऐसे ही चलता है। कुछ टाइम पहले ऐसे ही हिमाचल गए हुए थे, कहीं टी स्टॉल पे रुक गए हम लोग, चलो चाय वाय पी लेते हैं, रुक गए। तो रुक के चाय वाय वो बनाने लगा बंदा जैसे, तो वुडन का था स्ट्रक्चर। घूमते घूमते हम थोड़ा और अंदर की तरफ चले गए, बाहर एक विंडो दिख रही थी, चलो देखते हैं कैसा व्यू है। तो देखा भैया नीचे गहरे पहाड़ है और वो सारा स्ट्रक्चर हिल रहा था। तो हम तो फटाफट इधर ही आ गए, भाई इसका क्या भरोसा है। वुडन होता है, उनको आदत है, वो खतरों में ही रहते हैं वहाँ के लोग, तो वो ऐसे ही चलता है उनका। और वो स्ट्रक्चर की कोई लाइफ ज़्यादा नहीं होती, कब क्या हो जाए कोई पता नहीं चलता इस तरह का। तो ऐसे स्ट्रक्चर खोखा टाइप समझो, उस पर कितना डेप्रीसिएशन लगा लो 40। आम जो बिल्डिंगें हैं ना, गोडाउन की, ऑफिस की, फैक्ट्री की कह लो, कुछ भी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट की बिल्डिंग, सब पे कितना लगता है। स्टाफ क्वार्टर 5। किसी ने पूछा सर होटल PG चला रखा है, होटल PG भी तो रेजिडेंशियल पर्पज से किराए पे देते हैं, सब पे 10, वो बिजनेस के अंदर यूज हो रहा है डायरेक्टली, जबकि स्टाफ क्वार्टर तो इनडायरेक्टली यूज हो रहा है, उस पे 5 है। होटल वाली बिल्डिंग नहीं, उस पे तो कितना लगेगा, सही है। ओके, ये रेट इतनी लगानी है, ना इससे कम ना इससे ज्यादा। ओके, WDV मेथड से। फर्नीचर फिटिंग पे कितना, फर्नीचर फिटिंग फिक्सचर सब पे 10%। फर्नीचर तो हो गया, जैसे ये डाइज है, ये चेयर है, ये फर्नीचर हो गया। फिटिंग या फिक्सचर में हो गया, जो फिक्स है, ये बोर्ड, ये फिक्स है ना, ये फिक्सचर है। ये इलेक्ट्रिक फैन भी फिटिंग में आता है, ये इलेक्ट्रिक फैन हो गया, ये डोर, ये सब फिट है फिक्सचर। सब पे कितना डेप्रीसिएशन है 10%। ओके, कार पे 15% भी लग सकता है, 30 भी। जनरल यूज की कार है, जनरल बिजनेस यूज तो 15 है। टैक्सी में चलेगी तो कितना है 30।
टैक्सी ज़्यादा टूटती है ना, दूर दूर जाते हैं टैक्सी ज़्यादा टूटती। अभी आप पढ़ेंगे इसमें 2019 की कुछ डेट्स हैं, अगस्त 19 से लेके मार्च 19 मंदा आया था, व्हीकल मोटर व्हीकल बिक नहीं रहे थे। सरकार ने लालच दे दिया था कि अगर अगस्त 19 से लेके मार्च 20 के बीच में जो गाड़ियां खरीदोगे उस पे आपको डेप्रीसिएशन 15% और अलाउ कर देंगे एक्स्ट्रा। 15 का क्या हो जाएगा जनरल वाली पे 30 और 30 का क्या हो जाएगा 45। लेकिन ये आगे भी यही लगेगा अगले साल, पर गाड़ियां कब खरीदी हो, उस सरकार का जो पीरियड गिवन था उसके बीच में। मान लो गाड़ी अब खरीदोगे आप, अब 2021 में खरीदी आपने, तो कितना लगेगा, नॉर्मल गाड़ी पे कार पे 15, जो टैक्सी के टूरिस्ट परमिट ले रखा है गाड़ी का तो कितना लगेगा 30। ज्यादा टूटती हैं टैक्सी बसेस वगैरह, ये सब पे कितना है 30। क्लियर, ये डेप्रीसिएशन इतना फिक्स है, इतना ही लगाना है। कंप्यूटर्स पे 40, कंप्यूटर्स पे 40%, कंप्यूटर्स 40, बुक्स पे कितना 40, बुक्स पे 40। बुक्स है ना कई तरह की होती हैं, कुछ बुक्स तो जैसे इनकम टैक्स टाइप की, मेरे पास जो बुक्स हैं वो मेरी एसेट है, लेकिन कुछ बुक्स तो इनकम टैक्स टाइप की हैं जो बहुत जल्दी बेकार हो जाती हैं, सेशन के साथ ही खत्म। कुछ बुक्स हैं बदलती नहीं, कॉस्ट की, एडवांस अकाउंट की, ये चीज़ें बुक्स जल्दी नहीं बदलती, एफएम ये वो, तो इन पे आप दोनों पे ही 40 लगाएंगे। कोई मर्जी बुक्स हो, चाहे वो पंडित के पास बुक्स हो जो वो देख देख के पढ़ता है ना, शादी है तो उसी हिसाब से पढ़ देता है, और किसी का वो अंतिम संस्कार करवा रहा है तो उसी हिसाब से पढ़ जाता है। और कई बार वो जोक आता है ना, भी मजाक आता है, वो दूसरी बुक ले गया, अंतिम संस्कार था वो शादी वाली उठा ले गया, एक मंत्र याद नहीं थे वही पढ़ाया किसी को कौन सा समझ आता है। तो बुक्स सारों के पास होती हैं अगर है आपके पास। हाँ आप दुकानदार हैं फिर तो कौन सी बुक्स हैं, फिर तो मैगजीन है, इंडिया टुडे, फ्रंटलाइन, ये तो फिर न्यूज़पेपर की कैटेगरी में आती हैं, वो P&L का एक्सपेंडिचर होता है, वो असेट नहीं। मेरे पास जो बुक्स हैं वो मेरी असेट हैं, उन पे डेप्रीसिएशन कितना लगाऊंगा 40। ओके, फिर जो इंटेंजिबल असेट्स होती है ना, इंटेंजिबल असेट्स जैसे कि पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, कोई टेक्निकल नॉलेज है, फॉर्मूला वगैरह, इन सब पे 25% लगता है। लेकिन सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर में जाते हैं सारे, इन पे कितना लगता है 40। बाकी सब पे ये सारी एक ही बात है 25%। ओके, प्लांट एंड मशीनरी, जनरली प्लांट एंड मशीनरी पे डेप्रीसिएशन 15% है, 15%। एक मैं एडिशनल डेप्रीसिएशन और पढ़ूंगा, एडिशनल डेप्रीसिएशन, ये क्या कहता है, न्यू प्लांट एंड मशीनरी परचेज्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग पर्पस। देश में प्रोडक्शन की बहुत कमी है, कब तक चाइना से माल लेते रहेंगे हम लोग। देश इतना बड़ा देश, 130 करोड़ लोग, माल हम बना नहीं पा रहे, मेक इन इंडिया कर रहे हैं, काम चल नहीं रहा, सब कुछ खरीद ही रहे हैं देखा जाए तो बाहर से, क्यों ना खुद बना लें। सरकार लालच देती है कि तू मैन्युफैक्चरर है, नई मशीनें खरीद, देश का फायदा ही है, मशीनें लगेंगी तो चलेंगी तो माल भी बनेगा, मशीनें तो लगें एक बार। तो सरकार कहती है तुझे 15% नॉर्मल डेप्रीसिएशन तो देंगे, तुझे हम इस नई मशीनों पे 20% पर एनम एक्स्ट्रा डेप्रीसिएशन लगाने देंगे। ये तो 15 है ही है, तुझे 20% और, यानी आपको 35% डेप्रीसिएशन लगाने देंगे इस साल। मतलब हमेशा नहीं लगेगा एक्स्ट्रा, बस एक बार 20%, ठीक है, एक्स्ट्रा डेप्रीसिएशन। लालच है कि मशीन खरीदोगे, मान लो आपने 1 करोड़ की मशीन खरीदी, 1 करोड़ रुपए जेब से निकला, 15%, 15 लाख तो डेप्रीसिएशन लगना था, 20 लाख एडिशनल और लग गया, उससे आपके प्रॉफिट 20 लाख क्या हो गए, एक्स्ट्रा कम हो गए। 20 लाख कम होने से मान लो आप 30% स्लैब में चल रहे हो, तो 20 लाख प्रॉफिट कम होने से 6 लाख का क्या बच जाएगा, टैक्स बच जाएगा। तो आप पे बर्डन थोड़ी सी क्या हो जाएगी, मशीन की कॉस्ट की कम हो जाएगी। लालच है ये। एक ज़्यादा सियाना स्टूडेंट है, वो कहता है जी ये तो बात एक ही है, कल को डेप्रीसिएशन कम लगेगा,
मान लो आज ज़्यादा लगा देंगे, वो WDV कट के 1 करोड़ में से 35 लाख क्या रह जाएगी, 65। तो फ्यूचर के ईयर में जो डेप्रीसिएशन 85 पे लगता वो अब 65 पे। कोई बात नहीं, एक बार तो झटका कम हो जाएगा, पैसा जो खर्चा है आपने, एक बार तो आपका थोड़ा सा जेब से जो माल निकला है उसका बर्डन थोड़ा कम हो जाएगा। ठीक है, चलो कितना लगा सकते हैं प्लांट एंड मशीनरी पे, जनरली 15। और जो मशीनें मैन्युफैक्चरिंग के लिए खरीदी हूं, मैंने मशीनें खरीदी, मैं किस चीज का मैन्युफैक्चरर हूं, नहीं, तो मेरे को नहीं मिलेगा, मुझे तो क्या मिलेगा, सिर्फ 15। और ये बड़ा ब्रॉड सेंस में यूज होता है ये प्लांट एंड मशीनरी। जो चीज कुछ नहीं है वो क्या है, प्लांट एंड मशीनरी है। जैसे मान लो एसी की बात करूं, मैंने एसी लगाया, एसी किसी कैटेगरी में आया ना, ना ये फर्नीचर है, ना बिल्डिंग है, ना ये बुक्स है, ना कोई कंप्यूटर है, ना ये इंटेंजिबल असेट्स है। ये एसी क्या है, कुछ नहीं तो प्लांट एंड मशीनरी। कितना लगेगा, 15। वाटर कूलर पे कितना लगेगा, 15। ये जो अपने CCTV वगैरह हैं, ये कैमरा है, ये इन पे कितना लगेगा, 15। लैपटॉप कंप्यूटर पे आप लगा लो 40, क्योंकि वो अलग कैटेगरी है लैपटॉप कंप्यूटर की। लेकिन कैमरे पे कितना, 15 नहीं। फैन आ सकता है फिटिंग में, एसी नहीं, क्योंकि ना ये पार्ट ऑफ फिटिंग जो है ना, फर्नीचर फिटिंग उसका पार्ट है, जैसे बिजली की फिटिंग बीच में कर देते हैं वो, लेकिन एसी नहीं। एसी एक अलग से इंडिपेंडेंट सेट है। एसी जो है उसको आप अलग से प्लांट एंड मशीनरी 15% में रखो। लेकिन फैन है या ये बिजली की फिटिंग ट्यूब ट्याब लगी हैं, तो एक ट्यूब को अलग सेट नहीं माना जा सकता, उसको फर्नीचर फिटिंग में जोड़ते हुए उस पर कितना लगा दिया जाएगा, 10। लेकिन एसी की अपनी आइडेंटिटी है, एसी पे कितना लगेगा, 15। जो कुछ नहीं है वो कितना, 15। बड़े लोग हमें फोन करते हैं, वो पूछते हैं सर इस पे डेप्रीसिएशन कितना लगेगा। बंदे का फोन आता है, सर मेरे बिजनेस में मोबाइल फोन है उस पर कितना लगेगा, मुझे दिख नहीं रहा कहीं, तो उसे बताते हैं 15। एक बंदे का फोन आया, कहते जी दूध वाले ड्रम है मेरे पास, उस पर कितना लगेगा, 15। एक बंदा कहता है जी नियॉन साइन बोर्ड है, एडवर्टाइजमेंट के लिए चलते हैं ना वो नियॉन साइन बोर्ड, नंबरिंग चल रही है, एडवर्टाइजमेंट होती है, इस पर कितना लगेगा, मिल नहीं रहा, 15। बंदा भी सोचता है इनको सारे याद है, अपने को कुछ याद नहीं, ये याद है जो कुछ नहीं वो क्या है। अपने को तो यही पता है कि जो कुछ नहीं किसी कैटेगरी में कवर नहीं होता वो किधर कवर होगा, इधर। अब स्टूडियो वाला पूछे, कहते जी कैमरे पे रेट कितना लगता है, कुछ समझ नहीं आ रहा, सब 50 में है, मशीनों में है। टाइपिस्ट के पास टाइपराइटर भी किधर, मशीन में चलने दो। ट्रैक्टर पे कोई कैटेगरी नहीं, किस में चलने दो, मशीन में चलने दो। स्कूटर पे कोई रूल नहीं है, स्कूटर कार से ना मिला देना, स्कूटर चलने दो, प्लांट एंड मशीनरी 15। क्लियर। तो इस तरह से मैंने एक रेट्स और पढ़ लूंगा मैं डिटेल में, मैंने एक रफ आइडिया दे दिया कि रेट्स जो हैं एज इट इज ये क्रैम करनी है, ना इनसे कोई ज्यादा लगा सकता, ना इनसे डेप्रीसिएशन कम लगा सकता। डेप्रीसिएशन चार्जिंग मैंडेटरी है, लगाना है, आप ये नहीं सोच सकते कि कभी लगाऊं कि कभी ना लगाऊं। क्लियर क्लियर। तो डेप्रीसिएशन जो है बिल्डिंग पे कितना, जनरली 10, रेजिडेंशियल स्टाफ क्वार्टर वगैरह 5, टेम्पररी खोखा टाइप बिल्डिंग है तो कितना, 40, फर्नीचर फिटिंग फिक्सचर पे कितना, 10%। किसी ने पूछा दुकान पे शोकेस बना है सर, उसमें बढ़िया हम जचा देते हैं वो शूज़ वगैरह ये वो, तो उस पर कितना लगेगा, 10। वो फर्नीचर फिटिंग का ही पार्ट है। एक बंदा पूछने आ गया भाई कोई हमने इंस्ट्रूमेंटल कोई डम्मी खड़े कर रखे हैं, उनमें मशीन लगी हिलते हुलते रहते हैं वो, जैसे एक तो होता है ना वो प्लास्टिक से के होते हैं, एक होता है वो इंस्ट्रूमेंटल, उसमें कोई ना कोई मशीनरी है तो वो क्या है मूवमेंट करते रहते हैं ऐसे। तो भैया मशीन है वो, मशीन किधर जाएगा, वाटर कूलर हो, एसी हो, मशीन जो भी है वो 15% में जाने वाली है, 15। कार पे जनरली बिजनेस में कारें होती हैं कितना, 15। टैक्सी में चलती है, बस तो नॉर्मल क्या होती है, किराए कुराए पे चलती हैं जनरली। बस को कमर्शियल व्हीकल माना गया हमेशा। बस पे कितना लगाएंगे, 30, क्योंकि कोई कहे बस क्या, बहुत कम चांस है कि बिजनेस में यूज होती भी है तो ज्यादातर उसका भी किराया लेते हैं, स्कूल वाले जैसे किराया चार्ज करते हैं, किराए पे ही चलती है देखा जाए। बस एक कमर्शियल व्हीकल है, सब कहां पे जाएगा, 30 में। बाकी इसमें एक डेट है अगस्त 19 से मार्च 20 के बीच में जो गाड़ियां खरीदी गई उन पे आगे भी हमेशा क्या है,
एक्स्ट्रा डेप्रीसिएशन 15% क्लेम कर लो, यानी टोटल 15 की जगह 30 और 30 की जगह क्या रेट 45 रेट ही हो जाएगी, रेट ही चेंज हो जाएगी उन गाड़ियों के लिए आगे भी ये चीज। और एडिशनल डेप्रीसिएशन किस पे लगता है? कार पे ना, ऑफिस कंप्यूटर पे ना, फर्नीचर बिल्डिंग पे ना, सिर्फ मैन्युफैक्चरर की मशीनों पे नॉर्मल 15 लगेगा, एडिशनल कितना लगेगा 20। पर कंडीशन है मशीनें सेकंड हैंड ना हो। अगर आपने सेकंड हैंड मशीनें खरीदी, न्यू नहीं है, तो सिर्फ आप कौन सा डेप्रीसिएशन लगा पाएंगे? नॉर्मल वाला। एडिशनल 20% यू कांट क्लेम इट। ये नहीं खरीदो, देश का फायदा तो ही है ना। अगर आपने इनसे खरीदी, आपने लगा ली, तो देश का क्या फायदा है? प्रोडक्शन तो नहीं बढ़ेगी, इनकी मशीनें कम उनकी ज़्यादा होगी, तो आपको एडिशनल नहीं मिलेगा। एडिशनल मिलता है जो फैक्ट्री में मैन्युफैक्चरिंग के लिए मशीनें लगाओ, और वो भी क्या लगाओ? न्यू नहीं, तो मिलेगा एडिशनल डेप्रीसिएशन वाला बेनिफिट। क्लियर है ये बात? बोलो कोई डाउट डेप्रीसिएशन के रिगार्डिंग? तो रेट्स का मैंने आइडिया दे दिया, मेथड कौन सा लगना है? WDV। और डेप्रीसिएशन ना कम लगा सकते ना ज्यादा लगा सकते, लगाना ही है जो सही है उतना। ओके, डेप्रीसिएशन जो है, डेप्रीसिएशन कैन बी चार्ज ऑन असेट्स स्टैंड इन बैलेंस शीट एट ईयर एंड। डेप्रीसिएशन सिर्फ उन्हीं असेट्स पे लगता है जो बैलेंस शीट में हो, जो बैलेंस शीट में नहीं उन पे डेप्रीसिएशन भी नहीं। एक बात और, डेप्रीसिएशन ऑन बिजनेस यूज असेट्स पे है, पर्सनल यूज वाली असेट्स पे नहीं। बिजनेस यूज के लिए जो खरीदी हैं उन पे डेप्रीसिएशन लगता है, और वो भी बैलेंस शीट में स्टैंड करती हों। और हाँ, अगर बिजनेस असेट्स कहां यूज कर ली? बिजनेस असेट्स प्रोपोर्शनेटली यूज्ड फॉर पर्सनल पर्पसेस, पर्सनल पर्पसेस। अगर आपने बिजनेस की असेट्स कहां यूज कर ली? पर्सनल कामों के लिए, तो डेप्रीसिएशन प्रोपोर्शनेटली, डेप्रीसिएशन विल रिड्यूस्ड प्रोपोर्शनेटली, कम हो जाएगा। मान लो मैं कहता हूं आपके पास कार है 4 लाख वाली कार है, और आप 40% पर्सनल यूज करते हो, पर्सनल यूज, और 60% बिजनेस यूज, बिजनेस के कामों में यूज करते हो, और ये बैलेंस शीट में स्टैंड कर रही है, एसेट है, ओपनिंग कितने की? 4 लाख। तो 4 लाख पे डेप्रीसिएशन टू बी डेबिटेड इन P&L, टू बी डेबिटेड इन P&L। कितना P&L में डेबिट होगा? 4 लाख। उसके ऊपर कितने % डेप्रीसिएशन लगेगा? कार है 15% जनरली, और कितना हो गया? 60,000 हो गया। लेकिन आपका सिर्फ 60% लगेगा, बिजनेस वाला हटा दिया जाए, कितना? 36,000। और बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, इन अकाउंटिंग क्या होता है? इन अकाउंटेंसी होती एक कंपनी क्या करती? P&L अकाउंट में डेप्रीसिएशन कितना डाल रही होती? डेप्रीसिएशन 4 लाख की कार मान लो रेट 15 ही है, तो वो 60% डाल रही होती, या प्रोप्राइटरशिप है, मान लो कोई प्रोप्राइटर है, तो वो कितना डाल रहा होता? 4 लाख का 60% 36। और बैलेंस शीट बनाता तो क्या करता? वो कहता कार तो पूरी टूट गई, 4 लाख में से कहता डेप्रीसिएशन कितना काटो? 60,000। कितने की दिखा देता? 3,40,000 ऐसे। और इधर कैपिटल में से काट देता क्या? पर्सनल डेप्रीसिएशन। पर्सनल डेप्रीसिएशन कितना? 4 लाख का 15% 60, उसका 40% कितना? 24,000। समझे? आप अकाउंटेंसी में तो यही करते, जो डेप्रीसिएशन बिजनेस का है वो तो P&L में डाल दो, जो पर्सनल यूज का है वो कैपिटल में से काट दो। कार तो 60 की टूट गई, ऐसे ही करते हो अकाउंटिंग में कि कार तो 60,000 की टूटी ना, कार की वैल्यू तो काटो। लेकिन इनकम टैक्स कहता है पर्सनल नाम का कोई डेप्रीसिएशन होता ही नहीं। दो डेप्रीसिएशन कहां से आ गए? पर्सनल नाम का कोई डेप्रीसिएशन नहीं होता। डेप्रीसिएशन होता ही कौन सा है? बिजनेस यूज का। तो उस हिसाब से P&L में कितना जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा डेप्रीसिएशन कितने रुपए?
कार का 4 लाख का 15% 60, उसका 60% कितना 36। लेकिन बैलेंस शीट में WDV कार की कितनी आएगी, कार 4 लाख लेस बिजनेस वाला डेप्रीसिएशन कितने रुपए है 36, तो कितना आ गया 364। समझे, वो भूल जाओ 24,000 का डेप्रीसिएशन, उसे भूल जाओ, होता ही नहीं वो। इनकम टैक्स कहता है डेप्रीसिएशन सिर्फ उन्हीं असेट्स पे लगेगा जो बिजनेस में काम आएंगी। और एक कंडीशन मोस्ट इंपॉर्टेंट, देयर मस्ट बी अ असेट एग्जिस्टेड इन द बैलेंस शीट एट ईयर एंड। अगर एंड में बैलेंस शीट में असेट नहीं तो डेप्रीसिएशन भी नहीं। यानी मेरा कहने का मतलब असेट ड्यूरिंग द ईयर बेच दी ना तो कोई डेप्रीसिएशन लगा ही नहीं सकते, जबकि अकाउंटेंसी होती तो लगाती वो मंथ गिन के। इनकम टैक्स कहते नो, बैलेंस शीट में असेट होगी तो डेप्रीसिएशन लगेगा, और बिजनेस की असेट्स पर्सनल यूज करोगे तो डेप्रीसिएशन क्या हो जाएगा, प्रोपोर्शनेट। ये देखो बिजनेस की बैलेंस शीट में कार है 4 लाख की ओपनिंग, 60,000 नहीं, इसका 60% बिजनेस का यूज है, 36 लगाया, P&L में आ गया और असेट्स में से कितना कम हो गया 36, बस। क्लियर है बात? हाँ बिल्कुल, नेक्स्ट ईयर आपको डेप्रीसिएशन 364 पे लगाना है। यही तो फर्क है इनकम टैक्स और अकाउंटिंग का। वो तो क्या कहती है नेक्स्ट ईयर 340 जाएगा उस पे लगेगा, ये कहता ना नेक्स्ट ईयर किस पे लगेगा 364 पे। क्लियर, बोलो कोई डाउट? तो डेप्रीसिएशन जो लगना है वो असेट्स की वैल्यू पे कुछ इस तरह से लगना है। ओके, उल्टा भी कर सकता हूं, देखना, मैं कह रहा हूं कि एक असेट है जो बिजनेस के अंदर है ही नहीं, मान लो मैं कह रहा हूं पर्सनल कार एक हैविंग कॉस्ट या वैल्यू 2 लाख, 50% यूज्ड इन बिजनेस, लगाऊं डेप्रीसिएशन? आधा टाइम बिजनेस में यूज होती है नहीं, क्योंकि ये बैलेंस शीट में स्टैंड नहीं करती, क्योंकि ये क्या है पर्सनल कार बैलेंस शीट में है ना। तो ये क्या कहता है डेप्रीसिएशन सिर्फ उन्हीं असेट्स पे लगता है जो क्या है बैलेंस शीट में स्टैंड करती हो, और जो बैलेंस शीट में स्टैंड नहीं करती उस पे डेप्रीसिएशन भी नहीं। यानी ध्यान से देखना, बिजनेस की असेट को पर्सनल यूज किया तो डेप्रीसिएशन कम हो गया, पर्सनल को बिजनेस में यूज किया तो डेप्रीसिएशन लगाने नहीं देता इनकम टैक्स, कहता है बैलेंस शीट में ही नहीं है। घर में फ्रिज पड़ा है, क्या बिजनेस की बैलेंस शीट में है वो ना, तो क्या उस पर डेप्रीसिएशन लगा पाओगे? नहीं। पता लगाया घर अंदर है थोड़ा, दुकान घर के बाहर है, मतलब ऐसे नहीं होता ज्वाइंट ऐसे, और घर का ही कुछ कोल्ड ड्रिंक जो कुल्फी काल्फी है सारी कहाँ स्टोर कर लेता है अंदर घर में, ऐसा होता ही है कई बार। दुकान वाले के पास जो दुकान पे फ्रिज है वो बड़ा पड़ा है, तो वो कहता है घर के अंदर जो फ्रिज है उसको यूज कर लो, तो उसमें रख लेता है, तो यूज हो रहा है ना बिजनेस में वो फ्रिज, पर क्या वो बैलेंस शीट में है ना, उस पर डेप्रीसिएशन लगा पाओगे? नहीं। पर एक तरीका है, जब आपने घर के लिए लिया था तो उसका बिल किसके नाम ले लेते, दुकान के नाम, और उस पर क्या लगाते आराम से डेप्रीसिएशन। इनपुट GST लेते, उसको खरीदते वक्त जो GST लगा उसका भी क्रेडिट मिलता। तो घर में कुछ खरीदो ही ना, जो सोफा भी लेना है घर के लिए क्या दिखा दो, दुकान के नाम बिल ले लो, दुकान पे लगाया, जो गेस्ट आ जाए तो अंदर ही बिठाना होता है, तो आप क्यों कहते हो दुकान का, ये घर का है, सोफा भी वो दुकान का है, बेड भी दुकान के हैं, AC कूलर भी दुकान का है, लगाओ डेप्रीसिएशन, लो इनपुट क्रेडिट GST का, ठीक है ना। चलो दूर दूर है तो दिक्कत है, देखो फिर मुश्किल हो जाएगा कि भाई ऑफिसर को आप जस्टिफाई करो कि मेरा घर इधर है दुकान इधर, 2 किलोमीटर दूर घर में जो सामान है वो बिजनेस यूज है, मुश्किल हो जाएगा। बाकी इतनी डिटेल इंक्वायरी होती नहीं छोटे मोटे व्यापारियों के कि कोई इस तरह से इंक्वायरी करे कि भाई तू दिखा बिजनेस में कहाँ है AC, बिजनेस में कहाँ है कूलर, रेड पड़े, और वो देखें तू ऐसे ही लगा रहा है डेप्रीसिएशन, दुकान पे तो है ही नहीं कुछ, कागजों में एंट्री कर रखी है, करते हैं कागजों में, लोग लैपटॉप लेते नहीं, बिल ले लेते हैं लैपटॉप का। जान पहचान वाले दुकानदार से क्या है, लैपटॉप नहीं लेते, डेप्रीसिएशन लगाना चाहते हैं 40%, 1 लाख के उसका डेप्रीसिएशन 40,000 बनेगा, प्रॉफिट कम हो जाएंगे, तो लैपटॉप ना लेके लैपटॉप का खाली क्या ले रहे हैं, बिल दुकानदार से, ताकि उस पर क्या लगा पाए कल को, डेप्रीसिएशन। पर पंगा पड़ेगा किसका, इनपुट GST का, GST लगेगा, तो वो सेटिंग करते हैं वो। मान लो रमन ने लेना है लैपटॉप, रमन ने लैपटॉप लेना है,
ठीक है, इसको कोई क्रेडिट मिलना है इनपुट जीएसटी का ना, ये कोई दुकानदार थोड़ी है, पर्सनल। मैं रमन को कहता हूँ रमन एक काम करेगा यार, मैं तेरी हेल्प कर, मैं भी तेरा कोई फायदा कर दूंगा। कहता क्या? मैंने कहा ऐसा कर, लैपटॉप तू लेगा, तेरे पैसे लगेंगे, तेरा ही लैपटॉप होगा, बिल तू मेरे नाम कटवा देना, स्मिथ शैलजा गोयल एंड कंपनी के नाम, ऐसे लिख के बिल कटवा दे। कहते क्यों, लैपटॉप तो मेरा है। मैंने कहा तेरा ही है, तेरे पास रहेगा, बिल भी तेरे पास रहेगा, खराब होगी वारंटी भी तेरी, नाम मेरी फर्म का लिख दे बस। उससे क्या होगा, मेरी फर्म के ऊपर जीएसटी लग के आएगा, उस जीएसटी को मैं क्या करूंगा, कोई और सामान बेच सर्विस दूंगा, आउटपुट में से काटूंगा, मेरा फायदा, ऊपर से डेप्रीसिएशन 40% मैं लगाऊंगा, फिर मेरा फायदा। रमन कहता जी मेरा क्या फायदा है? मैंने कहा ये ले 5000 रुपये। भाई मान लो भाई इसको वो लैपटॉप, इसको तो 1,12,000 का आना है, मान लो 12% जीएसटी है, तेरे को तो 1,12,000 का आना है ना, तेरे को तो क्रेडिट मिलना नहीं, तू कौन सा बिजनेसमैन है? मैं तेरे को 1,07,000 में दिलवा रहा हूँ, समझ ले, 5,000 रुपये तेरे को दे रहा हूँ, तेरे को तो 5,000 बन गए ना, तेरा क्या बिगड़ा? ऐसे होता है ना, जब मैंने ये कैमरा लिया था तो मुझे कोई कह रहा था ऐसे कर लो, तो लोग बड़ा कुछ करते हैं मार्केट के अंदर। जो बिजनेसमैन है ना, उससे अच्छा खिलाड़ी कोई है ही नहीं, क्योंकि वो सारा दिन अपने लिए सोचता है, सोचना भी अपने लिए नहीं सोचेगा तो किसके लिए सोचेगा, और कोई ना कोई तरीके ढूंढता रहता है कैसे हाउ टू सेव टैक्स, तो वो कुछ ना कुछ करता रहता है। तो बाजार में आधे से ज्यादा माल तो उन लोगों के नाम खरीदा जा रहा है जो खरीद ही नहीं रहे। मान के चलो आपके इवन तो काफी चीजें ऐसी असेट्स मिल जाएंगी जो किसी और की दुकान के नाम चल रही हैं, जीएसटी का बेनिफिट और डेप्रीसिएशन का बेनिफिट लेने के लिए। और वैसे भी बिल का क्या है, 1 साल में गारंटी खत्म हो जाती है, उसके बाद तो वैसी कंपनी ने आपको बिल दिखाओ चाहे कुछ दिखाओ, वैसे ही नहीं पूछना, मान के चलो। चलो डेप्रीसिएशन इस केस में लग सकता है, असेट्स बिजनेस की बैलेंस शीट में है ना, यूज कहां होती है 50% बिजनेस में। नो डेप्रीसिएशन कैन बी चार्ज टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, समझे? डेप्रीसिएशन नहीं लग सकता जो बैलेंस शीट में नहीं। अब देखना, मैं कह रहा हूं 1 अप्रैल 20 में हमारा साल शुरू हुआ, 2020-21 हमारा ईयर है, तो 1 अप्रैल 20 में साल शुरू हुआ, हमारे पास कार है जिसकी WDV 5 लाख है, हमने ये कार बेच दी, कार सोल्ड ऑन 1 जनवरी 2021 में, जितने की बेची, मान लो एक ही कार थी, ये बेच दी एट 6 लाख, 1 लाख रुपए का ना इस पे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आएगा। अभी कैपिटल गेन का चैप्टर पढ़ेंगे अपन, फायदे में बेची बिजनेस की एसेट या घाटे में बेची, वो कैपिटल गेन के चैप्टर का काम है, क्योंकि कारें बेचने का काम हमारा नहीं, हम तो क्या कपड़े का शोरूम चलाते हैं मान लो, तो ये कारें बेचना हमारा काम नहीं। तो कार बेचने का फायदा नुकसान किस चैप्टर का फायदा नुकसान है? कैपिटल गेन का। शॉर्ट टर्म फुल फॉर्म शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, और घाटे में बेचें तो क्या आ जाएगा? शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस। अगर ये 5 वाली 4 में बेच दी, 4.5 में बेच दी तो क्या आ जाएगा? शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस। लेकिन मुझे बताओ, क्या 31 मार्च 21 को कार एग्जिस्ट करती है? कार इन बैलेंस शीट है, नो डेप्रीसिएशन इज टू बी चार्ज, कोई नहीं लगना, डेप्रीसिएशन नहीं लगना, नो डेप्रीसिएशन इज टू बी चार्ज, इस पे कोई डेप्रीसिएशन चार्ज नहीं होगा। क्लियर है? बोलो कोई डाउट? कोई डेप्रीसिएशन नहीं लगेगा, कार ही नहीं है बैलेंस शीट में। आप कहोगे सर 9 महीने तो यूज की, 1 अप्रैल से लेके 1 जनवरी 21 तक 9 मंथ्स यूज का डेप्रीसिएशन नहीं लगता। इनकम टैक्स में डेप्रीसिएशन तब लगेगा जब बैलेंस शीट में सेट हो, बैलेंस शीट में नहीं तो डेप्रीसिएशन भी नहीं, बस भूल जाओ डेप्रीसिएशन। अकाउंटेंसी की तरह नहीं कि 9 मंथ्स का डेप्रीसिएशन काट लो, 5 लाख पे 9 महीने का डेप्रीसिएशन काट के फिर देखो कितने वाली है, कितने में बेची, फायदा नुकसान, ये तो हमारी मेन एडजस्टमेंट होती है अकाउंटिंग में, कॉर्पोरेट लॉ में भी, कंपनी अकाउंट में भी। लेकिन इनकम टैक्स इसको ऐसे अलाउ नहीं करता, जो असेट नहीं बैलेंस शीट में उस पर डेप्रीसिएशन भी नहीं। क्लियर? पढ़ेंगे आगे, कई बार बैलेंस शीट में असेट पड़ी है, डेप्रीसिएशन नहीं, कभी कभी असेट नहीं है तो भी इनकम टैक्स कहता है लगा तू, हम तेरे साथ हैं, लगा डेप्रीसिएशन। आप कहते हो असेट ही नहीं है, कहते कोई बात नहीं तू लगा।
बिना सेट होते भी डेप्रीसिएशन लगेगा, ऐसे रूल हैं इनकम टैक्स के। चलो समझ आइए, बैलेंस शीट में सेट नहीं तो डेप्रीसिएशन नहीं, बिजनेस यूज किए सेट्स पे है, और अगर पर्सनल वाली को बिजनेस में यूज करेंगे तो कोई डेप्रीसिएशन नहीं, बिजनेस वाली को पर्सनल यूज करेंगे तो डेप्रीसिएशन प्रोपोर्शनेट कम हो जाएगा, और WDV में से भी डेप्रीसिएशन कौन सा कटेगा, जो P&L में डेबिट हो रहा है। अगले साल डेप्रीसिएशन घटी हुई वैल्यू पे आएगा। चलो ये तो बात ठीक है। इनकम टैक्स क्या कहता है? इनकम टैक्स कहता है कि डेप्रीसिएशन जो सेट्स पे लगता है, अगर बैलेंस शीट में सेट्स है, सपोज कोई असेट है एग्जिस्टेड डेप्रीसेबल असेट्स, एग्जिस्टेड इन बैलेंस शीट, अगर कोई असेट बैलेंस शीट में है मार्च 21 को साल खत्म हो रहा है तो डेप्रीसिएशन पक्का लगेगा, डेफिनेट है ये, डेप्रीसिएशन मस्ट बी चार्ज, लगेगा पक्का। मैं कह रहा हूं बैलेंस शीट में नहीं है तो लगेगा ही नहीं, नो डेप्रीसिएशन। अगर असेट्स बैलेंस शीट में नहीं है, इफ नो असेट इन बैलेंस शीट, तो उसका कोई डेप्रीसिएशन भी नहीं। लेकिन मैं कह रहा हूं बैलेंस शीट में है तो डेप्रीसिएशन श्योर है, लगेगा, लेकिन लगेगा या तो फुल ईयर का, फुल ईयर या हाफ ईयर, यानी 6 महीने का। अगर वो सेट पड़ी है 180 और मोर डेज यूज्ड है अप टू बैलेंस शीट डेट, फिर तो फुल ईयर का, और अगर लेस देन 180 डेज यूज्ड है अप टू बैलेंस शीट तो किसका लगेगा, हाफ ईयर का लगेगा। बस दो बातें हैं, अगर 180 दिन से ज्यादा यूज में है तो डेप्रीसिएशन किसका लगेगा, 180 डेज, 180 से कम दिन है तो किसका लगेगा, हाफ ईयर का, मतलब आधे साल से ज्यादा, लगभग। तो आप इसमें देखो, मैं कह रहा हूं एक सेट आपने पुट टू यूज की, आपने खरीदी थी कोई असेट 1 सितंबर को, 1 सितंबर 2020 को एक असेट खरीदी, एसेट परचेज, असेट परचेज की कोई कार है कुछ भी 10 लाख की, लेकिन पंडित जी ने कह दिया खबरदार इसको यूज नहीं करना, और ये 1 नवंबर 2020 में काम पे लगाई, कहता तेरे पे संकट चल रहा है, इस कार को चलाना मत, इसको 1 नवंबर के बाद अच्छे दिन शुरू होंगे, देवता सोए हुए हैं, जग जाएंगे दिवाली के बाद, फिर जलानी है। तो वो कहता है जी फिर चला लेंगे, कोई बात नहीं। इसने बिजनेस में काम पे लगा ही नहीं। ऐसा होता है, बिल्कुल होता है, हमारे यहाँ रंग बिरंगे लोग हैं हर तरह की बातों में। वो कहता है किसी बंदे को समझा के थक जो नहीं जाना तो नहीं मानता जा रहा है, और बिल्ली रास्ता काट दे वही रुक जाता है, चलो नहीं जाते चलो, तो ये सितंबर में काम पे लगा दी होती तो डेप्रीसिएशन पूरे साल का लगता, क्योंकि देख लो 1 सितंबर 2020 से लेके 31 मार्च 21 तक कितने दिन हो जाते, अगर सितंबर, खरीदे का दिन भी पूरा गिनना है, खरीदे वाले महीने कितने दिन, 30, अक्टूबर के कितने, नवंबर के कितने, दिसंबर के कितने, जनवरी 21 के कितने, फरवरी 21 के कितने, 28, लीप ईयर नहीं है ना, तो मार्च 21 के कितने, 212 दिन, 180 से ज्यादा हो जाते क्या लगाता, फुल ईयर। बस दो ही रूल है, 180 दिन या उससे ज्यादा तो फुल ईयर का, 180 से एक दिन कम हो चाहे बहुत ज्यादा दिन कम हो, हाफ ईयर का। अब देखो उसने लगाई कब, 1 नवंबर को, दिन गिनो, नवंबर के कितने, 30, दिसंबर के 31, जनवरी के 31, फरवरी के 28, और मार्च के कितने दिन हो गए, 151 डेज। तो ये लेस देन 180 डेज हो गए ना, तो कितनी देर का लगेगा आपका, हाफ ईयर का। तो आप डेप्रीसिएशन 10 लाख रुपए की असेट पे, मान लो मशीन है ये, प्लांट एंड मशीनरी, 15% लगाएंगे, 15%, ठीक है, हाफ ईयर का लगाएंगे, क्योंकि 180 से कम दिन है, कितना आ जाएगा, 75,000, सही है। और अगर मैं कहूं प्लांट एंड मशीनरी न्यू है और खरीदी किसके लिए है, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स के लिए, प्रोडक्शन के लिए, तो एक और डेप्रीसिएशन, ये तो नॉर्मल वाला डेप्रीसिएशन है, एक और लगेगा, कौन सा, एडिशनल डेप्रीसिएशन, 10 लाख का 20% पर एनम,
लेकिन वो भी 6 महीने का लगेगा। कितना? 1 लाख। WDV नेक्स्ट ईयर की 1/4/21 की WDV कितनी? 10 लाख में 75 एक और लाख रुपए एक, 8,25,000 की WDV। और घबराओ मत, बेकार नहीं गया। बाकी का 1 लाख बैलेंस जो 50% डेप्रीसिएशन एडिशनल है ना, एडिशनल डेप्रीसिएशन 1 लाख रुपए का, कैन बी क्लेम्ड नेक्स्ट ईयर। नेक्स्ट ईयर लगा सकते हो। 20% लगता है ना एडिशनल, पर मशीन लेने में लेट हो गए, 180 से कम दिन हो गए, तो एडिशनल डेप्रीसिएशन आधे साल का हो गया ना। बाकी आधे साल का 1 लाख फ्लैट सीधा अगले साल काट लेना। अगले साल मशीन में से डेप्रीसिएशन एडिशनल कितना काट देना, सीधा गिनने की जरूरत नहीं, सीधा लाख रुपए। मतलब अगर ये जल्दी पुट टू यूज ये कर दी होती सितंबर में, तो 10 लाख पे ये भी 15% पूरे साल का 1.5 लाख आता, और 10 लाख पे ये भी 20% पूरे साल का 2 लाख आता, तो 35% यानी 3.5 लाख आता। 10 लाख माइनस 3.5 लाख, 6.5 लाख रुपए WDV मशीन की रही होती, फिर एडिशनल अगले साल ना आता। ये एक बार 20% आता है टोटल बस एडिशनल, या तो इसी साल 20 आ जाए पूरा, तो जैसे मैं कह रहा हूं सितंबर में लगाई होती। अब इस साल लेट लगाने की पुट टू यूज की वजह से आधा लग गया, आधा बेकार नहीं, आधा अगले साल काट लेना, सीधा P&L में डाल देना लाख, एडिशनल डेप्रीसिएशन मशीन में से लाख रुपए काट देना। समझ आया? डेप्रीसिएशन कैसे लगता है, या फुल ईयर या हाफ ईयर? बस बात 180 दिन या उससे ज्यादा की है, बताना अब मुझे। मैं कह रहा हूं कि कोई मशीन है, वो मशीन आपने खरीदी, प्लांट एंड या कार परचेज्ड ऑन 1 जनवरी 21, 10 लाख की कार खरीदी। इस पे कितना डेप्रीसिएशन लगेगा बोलो? 10 लाख का 15% लगता है कार पे 6 महीने का, क्योंकि 180 से कम दिन है, 3 महीने सारे हैं, 90 के आसपास दिन बनेंगे, तो कितना लगेगा हाफ ईयर का? और अगर मैं यहां 1 फरवरी कर दूं तो, और अगर मैं इसे 31 मार्च को फिर से लिया है, शाम को साल खत्म हो गया तो भी सेम। आप कहोगे जी ये क्या एक दिन है, तो ये तो सुबह कार ली, शाम को साल खत्म हो गया। सवाल यह बैलेंस शीट में आई, हाँ बैलेंस शीट में कार है तो डेप्रीसिएशन पक्का लगेगा, या तो 6 महीने का या फिर किसका 1 साल का। एक दिन भी नहीं है पूरा यूज, समझो सुबह ली शाम को साल खत्म हो गया 31 मार्च, तब भी हाफ ईयर का डेप्रीसिएशन कितना लगेगा? 75,000। अगर मैं कह दूं 1 अक्टूबर 2020 को कोई एसेट पुट टू यूज की है, काम पे लगाई है, तो पूरे साल का गिन लो, गिनना। अक्टूबर के कितने हो जाएंगे? 31, नवंबर के 30, दिसंबर के 31, जनवरी के 31, फरवरी के क्या 28, मार्च के कितने 31, कितने हो गए? 182 डेज। तो किसका लगेगा? फुल ईयर। यानी सीधी सी बात है, 3 अक्टूबर या उससे पहले, एक डेट याद कर लो, ये फुल ईयर कब लगेगा? अगर वो चीज पुट टू यूज 3 अक्टूबर और बिफोर हो जाएगी तो पूरे साल का लग जाएगा। बस एक डेट याद कर लो, 3 अक्टूबर या उससे पहले। अब लीप ईयर नहीं है तो 3 अक्टूबर याद करना है आपने। 3 अक्टूबर या उससे पहले काम पे लगा दी, 1 अक्टूबर को लगा लो, नहीं तो गांधी जयंती 2 अक्टूबर को लगा लो, नहीं तो फिर 3 अक्टूबर को लगा लो। 4 अक्टूबर को लगाती 179 डेज हो जाएंगे, और डेप्रीसिएशन हाफ ईयर का लगेगा। जुलाई में लगा लो, अगस्त में लगा लो, शुरू की पड़ी है सितंबर में लगा ली, 1 अक्टूबर 2 अक्टूबर को लगा ली फुल ईयर, 4 अक्टूबर 5 अक्टूबर हाफ ईयर, नवंबर दिसंबर में लगाई हाफ ईयर। तो 3 सिचुएशन बताई मैंने। या तो डेप्रीसिएशन लगता ही नहीं, वो कब? अगर असेट ही ना रही बैलेंस शीट में तो लगता ही नहीं, बेच दी तो। और दूसरा लगेगा अगर बैलेंस शीट में असेट है, या तो फुल ईयर का लगेगा या हाफ ईयर। अगर तो 3 अक्टूबर या उससे पहले काम पे लगा दी तो फुल ईयर। मान लो मैं असेट की परचेज की डेट दे दूं, पुट टू यूज की डेट ना दूं, तो आप एज्यूम कर लेना पुट टू यूज की डेट क्या है? परचेज की डेट को ही वो मशीन पुट टू यूज कर दी है।
तो आप डेप्रिसिएशन उस पर लगा लेना। क्लियर। एटलस कंपनी में केस हो गया, एटलस कंपनी का, वहां एटलस कंपनी वालों ने अंदर मंदिर बना लिया, फैक्ट्री के अंदर मंदिर बना लिया, मंदिर की बिल्डिंग। बनाते हैं लोग, फैक्ट्रीज में तो अक्सर होता है, अब कहीं चले जाओ, क्योंकि ना वहाँ ना रिस्क होता है। वहाँ पे देखो काम करते हैं, आग भी जलती है, मशीनें भी चलती हैं, किसी का हाथ पैर भी टूट सकता है वहाँ, या करंट लग सकता है, रिस्क होता है। तो ऐसी जगह पे मंदिर होगा, ये ईंटों के भट्ठे देख लो, वहाँ पे ज़्यादातर वहाँ बालाजी का छोटा सा मंदिर बना रखा होगा और पीर बाबा का मंदिर बना रखा होगा, जितने भी भट्ठे होंगे, क्योंकि वहाँ तो आग ही जली होती है, उसके चारों तरफ ईंटें लगाते हैं, निकालते हैं, रिस्क वाला ही काम होता है। तो वहाँ ना होती है पूजा पाठ, वो भट्ठे वाले करते हैं। जैसे रोडवेज में मंदिर बना हुआ है, देखो कई जगह रेलवे स्टेशन में रेलवे स्टाफ भी क्या है, मंदिर वो कहता है चलो काम ही ऐसा है, एक्सीडेंट हो सकता है, ये हो सकता है, तो बने होते हैं। तो एटलस कंपनी ने मंदिर बना लिया, और मंदिर की उस बिल्डिंग पे जो पैसा लगा कंपनी ने, उस पर डेप्रिसिएशन लगाना चाहा, मंदिर बिल्डिंग इन फैक्ट्री। तो ऑफिसर कहता भैया ये कोई फैक्ट्री की बिल्डिंग का पार्ट थोड़ी है मंदिर, भगवान की पूजा पाठ है, ये तो पर्सनल में आ जाता है, इस पे डेप्रिसिएशन नहीं लगेगा। फैक्ट्री वाले कहते क्यों ना लगेगा, हमने पर्सनल पूजा पाठ करनी है, स्टाफ और सबके लिए, ये तो कल्चर है ऐसा करने का, भाई भगवान को भी जगह दे दो थोड़ी सी, इतना बड़ा एम्पायर खड़ा कर रखा है, इतना कुछ बना रहे हो, तो भगवान के लिए भी थोड़ा सी जगह छोड़ दो। हर जगह होता है, बिजली बोर्ड में भी होता है, क्योंकि रिस्क होता है। बिजली बोर्ड के बेचारे बंदे कितना रिस्क लेके वो ट्रांसफार्मर पे, गर्मी में देखना वैसे ही इतना हीट हो जाता है, एम्पायर पावर बढ़ जाती है, आग लग जाती है, ब्लास्ट होते हैं, इनमें काम करते हैं बेचारे, और कई बार करंट भी लग जाता है। इस ट्रांसफार्मर में तो इतना करंट होता है 2 फुट दूर से बंदा खींच लेता है, तो बहुत ज़्यादा रिस्क होता है, मान के चलो, इस पे चढ़ के काम करते हैं। और इंडिया के जो शेर हैं, इस ट्रांसफार्मर में से भी ऑयल निकाल के ले जाते हैं, चोरी कर लेते हैं, इतना करंट होता है, देख लो, चोरी करने वाले की हिम्मत है भाई। जो तो बिजली बोर्ड है उनको तो पता है बिजली बोर्ड के लोगों को कहाँ से बिजली काटनी है, फिर जाके वो ठीक करते हैं ऐसे, और ये चोर देख लो, ये इसमें से क्या निकाल ले जाते हैं, ऑयल होता है इसमें, मोबिल काफ़ी ज़्यादा। तो चलो वो पूजा पाठ करते हैं बिजली बोर्ड वाले, रोडवेज वाले, तो किसी फैक्ट्री वालों ने, एटलस कंपनी वालों ने वो भी बना लिया, तो क्या उस पर डेप्रिसिएशन लगना चाहिए? ऑफिसर कहता नहीं, फैक्ट्री वाले कहते हैं लगेगा, इट इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ फैक्ट्री बिल्डिंग। कोर्ट में केस जीत गए एटलस कंपनी वाले, यस डेप्रिसिएशन कैन बी क्लेम्ड, डेप्रिसिएशन लग सकता है, इट्स अ पार्ट ऑफ फैक्ट्री बिल्डिंग, माना गया, इस पे डेप्रिसिएशन कैन बी क्लेम्ड, लग सकता है, कोर्ट ने कहा डेप्रिसिएशन। एक मैंने एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट के, प्रशांत भूषण, सुना नाम? केजरीवाल एंड पार्टी के सर्कल में ही थे, बाद में उन्होंने केजरीवाल से अलग हो गए, तो उनके साथ ही थे, अन्ना हजारे आंदोलन किया था और इस तरह, तो बड़े फेमस एडवोकेट हैं ये प्रशांत भूषण साहब। इन्होंने कोर्ट में रिट डाली, इन्होंने बाईपास सर्जरी करवाई हार्ट की, एडवोकेट साहब ने, उस पर लग गया पैसा 10-15 लाख। वो कहते जी इस पर डेप्रिसिएशन लगाऊंगा मैं, जो ये हार्ट सर्जरी कराई है ये सब। ऑफिसर कहता है इस पर कैसे लग जाएगा, ये तो पर्सनल है। वो कहते जी कैसे नहीं लगेगा, सुप्रीम कोर्ट में अपील हुई भी लगेगा कि नहीं लगेगा। वो प्रशांत भूषण साहब कहते हैं कि सर मैं एडवोकेट हूँ, मेरे कोई बिजनेस बड़ा एम्पायर नहीं चाहिए मुझे, मैं तो खुद चलता फिरता ही मशीन हूँ, मेरा फिजिक अच्छा होगा, शरीर अच्छा होगा तो ही मैं कमा पाऊंगा। अब ये शाहरुख खान कह दे कि मैंने अपनी मशीनरी पे कितना पैसा लगाया, देखो लगाते हैं तो अच्छे दिखने के लिए, अब एज बढ़ती जा रही है, सारे ये बुजुर्ग होते जा रहे हैं पुराने वाले लगाते नहीं हो, श्रीदेवी बताते नहीं हो इंजेक्शन लगाती थी, ये प्लास्टिक सर्जरी करवाते हैं, कई कुछ करते हैं, बड़ा लाखों रुपया खर्चते हैं। सलमान खान ने बाल लगवा लिए, कभी किसी ने क्या लगवा लिया, ऐसे लगाते हैं पैसा, क्योंकि इनकी अपीयरेंस ही अच्छी है तो ही लोग देखेंगे ना, वरना देखेंगे नहीं। अब ये लोग कहें जी हमारा तो फिजिक अच्छा है तो अच्छा है सब कुछ, नहीं तो कुछ भी नहीं। तो इन लोगों ने जो पैसा लगाया वो कहते हैं जी मेरा तो हार्ट मेरी मशीन है, समझो उसके ऊपर खर्चा है तो ये मेरी इन्वेस्टमेंट है, मैं अब कमाऊंगा अच्छे पैसे, हार्ट सही है तो क्यों ना डेप्रिसिएशन लगे। जज के पास भी कोई जवाब नहीं, भाई बिजनेस तो मेरा यही है ना, भी मेरा दिमाग है, हार्ट है, वो कहता है जी वही सब चीज़ें हैं, तो वो भी मशीन है एक तरह से। तो जज ने अलाउ नहीं किया, पर जज के पास उस चीज़ का कोई एक्सक्यूज़ नहीं था,
जज ने कहा नहीं नहीं सर ऐसे कहाँ होता है, पर क्यों नहीं होता, ऐसा कोई रिप्लाई नहीं था, तो उन्होंने डिसमिस कर दी अपील, डेप्रिसिएशन लगाने नहीं दिया। वरना ये क्या है, डेप्रिसिएशन सोचा जाए तो उस एंगल से तो राइट बन जाता। ओके, तो डेप्रिसिएशन जो है वो मंदिर की बिल्डिंग पे लगाया गया। मंदिर के अलावा फैक्ट्रीज के अंदर कई बार एंटरटेनमेंट के लिए स्पोर्ट्स रूम बना रखा है, टेबल टेनिस, बैडमिंटन वगैरह, और ये इस तरह की चीजें होती है ना कि स्टाफ की एंटरटेनमेंट के लिए, वो भी पार्ट ऑफ फैक्ट्री बिल्डिंग है, उस पर भी आप डेप्रिसिएशन लगा सकते हैं। एक और केस देखना, क्या, दो सिचुएशन की बात कर रहा हूं, फ्लक्चुएशन इन फॉरेन एक्सचेंज रेट, दूसरा डेप्रीसिएशन ऑन असेट्स इंस्टॉल्ड इन हार्ड बिल्डिंग। दो बातें, वैसे तो आप डेप्रीसिएशन सिर्फ उन्हीं असेट्स पे लगा सकते हैं ऑफ विच यू हैव ओनरशिप, जिसकी आपके पास क्या है, ओनरशिप। Depreciation can be claimed on assets of which you have ownership। जिसकी आपके पास ओनरशिप है, ओनली ऑन दोज असेट्स यू कैन चार्ज डेप्रिसिएशन। लेकिन क्या रजिस्टर्ड ओनर होना जरूरी है? ना, बेनिफिशियल ओनर भी हैं तो आप चलेगा। बेनिफिशियल ओनर कैन ऑल्सो चार्ज डेप्रिसिएशन। सुनो, राम कुमार दुकान के ऊपर बैठता है, लेकिन बिल्डिंग किसके नाम है? बिल्डिंग ऑन द नेम ऑफ राम्स फादर। राम के फादर की बिल्डिंग बेटे के पास है, राम के फादर दुनिया से चले गए, बेटा अपने पापा की दुकान पे बैठता है, लेकिन वो कागजों में अपने नाम नहीं करवाया। तो करवाते हैं लोग जब ना झगड़े के चांस हो, पता लगता है जी राम कुमार के और भाई है, बहन है, वो भी कल को हिस्सा मांग ले या कुछ, तो बंदा अपने नाम करवाता है। जब ऐसा कुछ नहीं, राम अकेला है मान लो, ठीक है, उसको यह भी पापा के नाम है, क्या अपने नाम करवानी, खर्चा लगेगा, ऐसी फॉर्मेलिटी क्या जरूरत है। वो नाम किसके चल रही है? फादर के। दुकान चलाता कौन है? राम। दुकान का मालिक जो है राम, लेकिन बिल्डिंग का मालिक कौन है? रजिस्टर्ड ओनर, इसके फादर। तो क्या राम डेप्रिसिएशन लगा सकता है? यस। कोई जरूरी नहीं है कि रजिस्टर्ड ओनर हो आप, यू कैन चार्ज डेप्रिसिएशन, लगा सकते हैं। क्लियर? हायर परचेज में भी जनरली लगा सकते हैं, लेकिन प्रिंसिपल अमाउंट पे, इंटरेस्ट के पार्ट पे नहीं, क्योंकि वो एक फॉर्मेलिटी। आज नहीं तो रजिस्टर्ड ओनर आप कब बन जाओगे? ऑन पेमेंट ऑफ लास्ट इंस्टॉलमेंट। तो यू कैन चार्ज डेप्रिसिएशन। अकाउंटिंग में भी तो लगाते हैं ना, वैसे ही आपको इनकम टैक्स भी अलाउ करता है। चलो, क्या मैं किराए की बिल्डिंग पे लगा सकता हूं डेप्रिसिएशन? नहीं। मान लो मैंने एक शॉप किराए पे ली, तो वो बिल्डिंग मेरी टूट रही है क्या? नहीं, नहीं लगा सकता उस पे। लेकिन उस बिल्डिंग में मैंने एल्युमिनियम की फिटिंग करवा ली, कोई एल्युमिनियम की फिटिंग, कोई फिक्सचर लगा लिया, फर्नीचर लगा लिया, उस पे लगा सकते हो? यस, डेप्रिसिएशन कैन बी चार्ज, उस पे आप लगा सकते हो डेप्रिसिएशन। क्लियर? भाई मैंने एक किराए पे दुकान ली, बिल्डिंग ली, उसमें फर्नीचर, फिक्सचर, फिटिंग, एक्स्ट्रा ये सब लगाया, इस पे डेप्रिसिएशन लगा सकते हैं आप। लग जाएगा, वो तो मेरी है ना, सारी चीजें लगा सकते हो। लेकिन बिल्डिंग पे ना। अब सुनना थोड़ा, बिल्डिंग का केस क्या हुआ, ये रियल केस है। इस इंस्टीट्यूट की बिल्डिंग बनाने से पहले हम एक रेंटेड बिल्डिंग में चलाते थे इंस्टीट्यूट, स्पार बैंक्वेट हॉल के पास। तो वो बिल्डिंग में हमारे पास एक बेसमेंट थी खाली, बस एक इतना, एक फ्लोर जितनी बेसमेंट। तो हमें जगह कम पड़ती थी, खासकर वेटिंग में बच्चे, जैसे एक बैच दो बैच चल रहे हैं साथ साथ, तो बच्चे और आ गए, तो बाहर गर्मी में खड़ा होना, ये वो दिक्कतें थी हमें थोड़ी। ऑफिस वगैरह भी छोटा सा बना हुआ था। तो हमने बिल्डिंग के मालिक से बात की कि भैया ऐसे करके हमें बना दे बिल्डिंग। वो कहता जी सर ऐसे नहीं मैं बनाता जी, पैसे बहुत लगते हैं, ये है वो है। तो हमने उसको कहा बिल्डिंग हम बना लेते हैं, किराए में से काट लेंगे। अगर वो मान जाए इसके लिए कि बिल्डिंग हम बना लेते हैं, किराए में से खर्चा काट देंगे, तो बिल्डिंग ओन्ड बाय कौन है? ओन्ड बाय लैंडलॉर्ड, कि वो बिल्डिंग तो उसी की है, हम तो जो खर्चा लगा एक बार दे दिया, किराए में से काट रहे हैं, फिर तो खर्चा सारा उसका है।
फिर तो हम डेप्रिसिएशन नहीं लगा सकते, वी आर टेनेंट ओनली। लेकिन क्या हुआ, वो मालिक हमें कहने लगा, कहता जी आप पैसा लगा के थोड़ा ठीक ठीक सा माल लगा लो, बिल्डिंग आप बना लो। कहता जी, मैंने कहा भी उसका पैसा लगेगा। कहता मैं थोड़ी दूंगा, बिल्डिंग बना लो, 5 7 8 साल बैठे रहोगे आप, बैठे रहना, इतने में बिल्डिंग खत्म हो जाती है। और क्या, बंदा कहता है भी पैसा आप लगा लो थोड़ा, एक बार तो ऐसा लगता है कौन बनाएगा। नहीं, मान लो आपका काम अच्छा है, होता है ना, जैसे मान लो कोई फास्ट फूड वाला है, वो एक शहर के मेन लोकेशन पे बैठा है, काम बहुत ज़बरदस्त है, जगह कम पड़ रही है, पहले रेडी लगाता था, अब उसे दुकान बना लूँ बहुत बड़ी, छोटी दुकान है। वो कहता है जी मालिक तो लगा नहीं रहे पैसे, उसने सस्ता सस्ता सोचा सामान लगा लेंगे, ऊपर भी कोई बढ़िया सीलिंग ना करेंगे, ठीक ठीक लगा लेंगे। उसने हिसाब लगाया 2 लाख रुपए में ऊपर बड़ा हॉल बन जाएगा मान लो, ठीक है, 5 7 साल बैठे रहे तो कमाई भी तो अच्छी है, कोई बात नहीं, लगा देते। उस बिल्डिंग के ऊपर ओनरशिप आपकी है, जाते हुए ले जाना, ले जा सको तो, लेके तो क्या जाओगे, बिल्डिंग को टेम्परेरी हो तो उखाड़ ले जाओगे, सीमेंटेड है तो छोड़ के जाना पड़ता है। तो मालिक तो कहता भैया ले जाना अपनी, मैं नहीं देता, मालिक कोई है। तो इस तरह के केसेस में अगर आपका पैसा बिल्डिंग पे लगा है, ठीक है, और वो मालिक को कुछ नहीं दे रहा उसका, तो उस पर आप डेप्रिसिएशन लगा सकते हैं। हाईवे पे आपको ढाबे मिलेंगे, हाईवे पे ढाबे होते हैं ना, आपको पता होगा, रोड के दोनों तरफ 100-150 फुट तक कोई भी कंस्ट्रक्शन आप नहीं कर सकते, अलाउड नहीं है। शहर के आउटर एरिया में हाईवे है, वहां उसके दोनों तरफ मेन रोड से 100-150 फीट इधर, 100-150 फीट इधर, कोई भी परमानेंट आरसीसी नहीं डाल सकते। अब देखो, कई बार आप देखो वो रेस्टोरेंट में जाते हैं, महक में, निशु राज, वो अंदर जाके बनी है बिल्डिंग, आपको कई बार लगता है सारे अंदर से जाके बनाते हैं, आगे लोन बनाते हैं, ऐसा वो इसलिए बनाते, बना ही नहीं सकते, आगे लोन बना लो, टेम्परेरी स्ट्रक्चर शेड डाल लो, कच्चा पक्का काम कर लो, पक्की बिल्डिंग आरसीसी नहीं डाल सकते, अलाउड नहीं। सरकार कहती कल को क्या, गाड़ियां इतनी बड़ी बड़ी आ गई मान लो, क्या पता जमाना कैसा आएगा आने वाले टाइम में, ट्रकों से भी बड़ी बड़ी गाड़ियां आ जाएं तो सड़कें छोटी पड़ जाएं, तो फिर क्या करेंगे, रोड तो, और फिर तुम लड़ाइयाँ करते हो भाई ये नहीं तोड़ने देते, वो नहीं तोड़ने देते, इससे अच्छा बनाओ ही ना। थोड़े दिन पहले बता रहे थे, चाइना के अंदर एक ट्रक दिखा रहे थे, वो बस थी, बस ऐसे रोड पे ट्रैक पे ऐसे चल रही थी, इधर एक ट्रैक बना हुआ था ट्रेन की तरह, इतनी हाइट पे वो बस चल रही थी, उसमें काफ़ी लोग बैठे थे, उसके नीचे से कारें जा रही थी, मतलब वो ऐसे बनी हुई थी, वो स्ट्रक्चर ऐसे था, ऐसे जा रहा है रोड पे, और उसके नीचे इतनी जगह है कि आराम से नीचे छोटे व्हीकल उसके नीचे से जा रहे हैं। बड़ा टेक्नोलॉजी इनके पास, हमारे तो सपने जैसा। ट्रेन तो आपने देखी होगी, टीवी में चलती है, कई जगह उल्टी, नीचे ट्रैक होता है, ऊपर एक ट्रेन जा रही है, स्पेस कम है, नीचे वो जो फ्लाईओवर जो बना हुआ है जिसके ऊपर ट्रैक है, नीचे की तरफ ही मैग्नेटिक सिस्टम से ट्रेन जा रही है, जैसे वो ट्रॉली जाती है तार के ऊपर, ऐसे उस टाइप से। पता नहीं ऐसे मैग्नेट कहाँ बनते हैं, हमारे तो ट्रैक वाली भी नीचे आ जाती हैं। चलो, तो वो चीज़ है, तो डेप्रिसिएशन लगा सकते हैं। ये ढाबे वाले क्या करते हैं, ढाबे वाले जब जहाँ भी देखोगे ना शहर के बाहर, आप देख लेना, उसका दीवारें खींची होंगी, शेड उसने टेम्परेरी सा डाला होता है, अलाउड नहीं है पक्का लेंटर वगैरह डालना, वो जगह किसी और की होती है। ढाबे वाला कहता है जी ज़मीन दे दो, पीछे खेत हैं आपके, कि थोड़ी सी जो खेत में जगह ले लेगा तो कोई खास बात नहीं, किराया दे दूंगा मैं आपको थोड़ा, तो वो खेत वाला कहता है ले ले यार, बढ़िया है, खाना खाएंगे तेरे पास कभी कभार, कोई दिक्कत नहीं है, दे देता हूँ थोड़ी सी जगह, क्योंकि खेत आपको पता है एकड़ में होते हैं काफ़ी ज़्यादा, थोड़ा ले भी लेगा टेम्परेरी, कोई बात नहीं। ढाबे वाला उस पर बिल्डिंग अपनी खड़ी करता है, खेत वाला नहीं, उस पर डेप्रिसिएशन लगा सकता है वो, क्योंकि उस पर ओनरशिप उसकी है। कल को वो ढाबा शिफ्ट होगा, तोड़ ताड़ के जो ले जाया जाएगा ले जाएगा, ईंटें आंटें पड़ी रह जाएंगी, ऐसा होता है, तो आप उस पर डेप्रिसिएशन लगा सकते हैं। तो एक तो बात यह है कि डेप्रिसिएशन उन्हीं असेट्स पे लगता है जो क्या आपकी हो, किराए वाली पे नहीं लगेगा। हाँ, फिर दूसरा फॉरेन एक्सचेंज, आपने मशीन खरीदी, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट टू वेंडर, आपने जब मशीन खरीदी वो $10,000 की है और उस वक्त $1 $70 का है, कितने की होगी वो, 7 लाख की। आपने 7 लाख की मशीन लिख दी, साल बीत गया, उस पर डेप्रिसिएशन भी लगा दिया आपने, कितना, 7 लाख पे 15% मान लो डेप्रिसिएशन लगा दिया, कितना, 5,000। WDV कितनी बच गई आपकी,
7 लाख माइनस 1,05,000। लेकिन जब वेंडर को पेमेंट देने लगे डॉलर एट द टाइम ऑफ पेमेंट, एट द टाइम ऑफ पेमेंट या फिर जब बैलेंस शीट बनाने लगे, $1 बढ़ के कितने का हो गया? 75 का। आपने तो वेंडर बुक्स में 7 लाख लिखा था, अब वेंडर को देने कितने पड़ेंगे? 7.5। तो वेंडर को जो एक्स्ट्रा देना पड़ेगा आपको, तो आप ये किस में डेबिट कर दो? प्लांट एंड मशीनरी डेबिट टू वेंडर कर दो। इनकम टैक्स मानता है इसी को कि 75 माइनस 70, ₹5 और $10 देने हैं, तो कितना? 50,000 रुपये मशीन में और जोड़ दो। मशीन क्या कर दी जाएगी? महंगी। और कोई बात नहीं, अब भी जोड़ दो, जो भी WDV है डॉलर महंगा होने पे WDV बढ़ा दो, 6,45,000 की WDV हो जाएगी। फ्यूचर में आप डेप्रीसिएशन किस पे लगाना? बढ़ी हुई मशीन पे। डॉलर सस्ता हो गए तो मशीन काट देना, यानी डेप्रीसिएशन कम और ज़्यादा किया जा सकता है। सही है? बोलोगे डाउट? किसी को प्रॉब्लम इसमें? कर लोगे ना ये? तो इस तरह से डेप्रीसिएशन के चैप्टर में हमें यही डिस्कस करना है कि हाउ टू चार्ज डेप्रीसिएशन ऑन असेट्स एग्जिस्टेड ऑन द बैलेंस शीट डेट। उन पे डेप्रीसिएशन कैसे लगाएं, कितने % लगाएं। अभी तो इसमें सेक्शन 50 आएगा, ब्लॉक बनाएगा हमें, एक जैसी असेट्स को इकट्ठा करके डेप्रीसिएशन लगेगा, कैसे लगेगा वो सारा कुछ हमें पढ़ना होगा। नेक्स्ट क्लास में देखते हैं, हो जाएगा ये।